आज हम इलॉन मस्क की इस लंबी और फैसिनेटिंग बातचीत को डिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं जो उन्होंने निखिल कामत के साथ की थी। हाँ। ये बातचीत खास तौर पर भारत के यंग एंटरप्रेन्योर्स को ध्यान में रखकर की गई थी। हमारा मिशन है इस बातचीत से टेक्नोलॉजी, फ्यूचर और सोसाइटी पर मस्क के सबसे इम्पोर्टेंट आइडियाज निकालना। बिल्कुल, और ये सिर्फ मस्क ने क्या कहा का रिकैप नहीं है। हाँ। हमारा मकसद है उन विचारों के पीछे की सोच को समझना। राइट। ये उनके माइंड के, आप कह सकती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश है। हम सिर्फ उनके बिजनेस आइडियाज की बात नहीं करेंगे, बल्कि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर, कॉन्शियसनेस का मतलब और उनकी पर्सनल फिलॉसफी, हाँ, उन जैसी गहरी बातों को भी टटोलेंगे। तो ये सिर्फ एक इंटरव्यू का सारांश नहीं है, बल्कि उनके सोचने के तरीके की एक गहन पड़ताल है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। चलिए एक्स से शुरू करते हैं, जो पहले ट्विटर था। हाँ। मस्क का विजन इसे सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप से कहीं ज्यादा बनाने का है। उन्होंने बताया कि इसके लगभग 60 करोड़ मंथली यूजर्स हैं, लेकिन उनका लक्ष्य इसे एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर बनाना है। यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ यूजर नंबर्स नहीं है, बल्कि उनका अल्टीमेट गोल है। वो एक्स को मानवता की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी सामूहिक चेतना बनाने के टूल की तरह देखते हैं। सामूहिक चेतना? हाँ, इसीलिए उन्होंने ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स पर इतना जोर दिया है, ताकि जापान में बैठा कोई इंसान भारत में किसी के विचार को तुरंत अपनी भाषा में समझ सके। अच्छा। उनका कहना है कि ये दुनिया को एक दिमाग की तरह जोड़ने की कोशिश है, ना कि सिर्फ डोपामीन हिट देने वाले वीडियोस की एक और स्ट्रीम बनाने की। ओके, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वाला आइडिया सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसी से जुड़ा एक बड़ा विवाद भी है। हाँ। मस्क ने कहा कि उन्होंने ट्विटर इसलिए खरीदा क्योंकि वो अति वामपंथी हो गया था और सैन फ्रांसिस्को के एक खास नजरिए से चल रहा था। उनका आरोप था कि दक्षिणपंथी आवाजों को दबाया जा रहा था। इस पर उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद प्लेटफॉर्म को अति दक्षिणपंथी बनाना नहीं था, बल्कि इसे वापस सेंटर में लाना था। सेंटर में? हाँ, एक ऐसी जगह जहां किसी भी देश के कानूनों का पालन हो, लेकिन प्लेटफॉर्म खुद किसी एक विचारधारा को प्रमोट न करे। राइट। उनका तर्क था कि एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर को पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए, ताकि हर तरह के विचार सामने आ सकें, बशर्ते वो कानून के दायरे में हो। बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच, नॉट फ्रीडम ऑफ रीच वाला सिद्धांत। और भविष्य का कंटेंट के बारे में उनका क्या सोचना है? टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, भविष्य किसका है? उनका साफ मानना है कि भविष्य वीडियो का है, बल्कि रियल टाइम वीडियो का। रियल टाइम वीडियो? हाँ, जिसे एआई समझ भी सके और बना भी सके। उन्होंने माना कि टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डेंसिटी के मामले में ज्यादा बेहतर है। आप एक पेज पढ़कर जितनी जानकारी ले सकते हैं, उतनी 1 मिनट के वीडियो में नहीं मिलती। सही है। लेकिन इंसानी स्वभाव और इंटरनेट ट्रैफिक का ट्रेंड वो वीडियो की तरफ ही है, इसलिए एक्स का भविष्य भी वीडियो सेंट्रिक होगा। ठीक है, तो एक्स प्लेटफॉर्म पर वो दुनिया को डिजिटली जोड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया के कई हिस्से तो ऐसे हैं जहां बेसिक इंटरनेट ही नहीं है। क्या मस्क के पास इसके लिए भी कोई प्लान है? बिल्कुल, और यहीं पर उनका दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट स्टारलिंक आता है। स्टारलिंक, राइट। ये उनकी उसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वाली सोच का दूसरा हिस्सा है। अगर एक्स सॉफ्टवेयर है, तो स्टारलिंक हार्डवेयर है, जो पूरी दुनिया को उस चेतना से जोड़ता है। तो ये स्टारलिंक काम कैसे करता है? क्या ये हमारे डीटीएच की तरह है? उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड। सोचिए कि आसमान में हजारों छोटे छोटे फाइबर ऑप्टिक टावर घूम रहे हैं। ओके। जो आपस में लेजर से बात कर रहे हैं। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी की निचली कक्षा में हैं, यानी लो अर्थ ऑर्बिट में, जो सिर्फ 550 किलोमीटर ऊपर है। बस 550 किलोमीटर? हाँ, क्योंकि ये धरती के बहुत करीब है, सिग्नल को आने जाने में वक्त नहीं लगता, इसीलिए लेटेंसी बहुत कम होती है, जो ऑनलाइन गेमिंग या वीडियो कॉल के लिए जरूरी है। अच्छा। ये जमीन पर केबल बिछाने के बजाय आसमान में एक अदृश्य जाल बिछाने जैसा है। तो क्या ये जियो और एयरटेल के लिए खतरा है? क्या ये शहरों में हमारे मौजूदा इंटरनेट को रिप्लेस कर देगा? नहीं, और मस्क ने ये साफ किया, ये उनका प्रतियोगी नहीं बल्कि पूरक है। पूरक कैसे? उन्होंने समझाया कि स्टारलिंक घनी आबादी वाले शहरों के लिए है ही नहीं। एक सैटेलाइट की बीम काफी बड़े एरिया को कवर करती है, इसलिए अगर एक शहर में लाखों लोग इसे इस्तेमाल करने लगे तो ये जाम हो जाएगा। अच्छा, तो फिर इसका फायदा कहाँ है? इसका असली मकसद ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों को जोड़ना है, जहां फाइबर केबल बिछाना बहुत महंगा और मुश्किल है, या फिर आपदा के समय जब जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, तब स्टारलिंक जीवन रेखा बन सकता है। अच्छा, अब जो बात मस्क ने कही वो मेरे हिसाब से इस पूरी बातचीत का सबसे चौंकाने वाला, माइंड ब्लोइंग हिस्सा है। हाँ। उन्होंने कहा कि अगले 10-15 साल में, शायद 20 साल के अंदर, नौकरी करना ही ऑप्शनल हो जाएगा।
व्हाट? इसका मतलब क्या है? ये वाकई एक रैडिकल आइडिया है और ये उनके एआई और रोबोटिक्स को लेकर नजरिए से आता है। उनका तर्क है कि प्रोडक्टिविटी में एक अभूतपूर्व उछाल आने वाला है। ओके। एआई और रोबोट्स मिलकर इतनी ज्यादा वस्तुएं और सेवाएं पैदा करेंगे कि इंसानी जरूरत की हर चीज बहुतायत में उपलब्ध होगी। हर चीज? हाँ, ऐसे में लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर फिर लोग करेंगे क्या? और क्या इससे समाज में एक तरह की मीनिंगलेसनेस या उद्देश्यहीनता नहीं आ जाएगी? मस्क इस सवाल को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि काम करना एक शौक बन जाएगा। एक शौक? हाँ, जैसे आज कुछ लोग मजे के लिए बगीचे में सब्जियां उगाते हैं जबकि वो आसानी से बाजार से खरीद सकते हैं, वैसे ही भविष्य में लोग काम करेंगे अगर वो करना चाहें तो। अच्छा। और वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई की बात नहीं कर रहे, वो यूनिवर्सल हाई इनकम यूएचआई की भविष्यवाणी करते हैं। यूनिवर्सल हाई इनकम? हाँ, जहां हर किसी के पास सिर्फ गुजारे के लिए नहीं बल्कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए भरपूर संसाधन होंगे। यूनिवर्सल हाई इनकम, ये सुनने में तो किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन क्या ये हकीकत में मुमकिन है? कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी से भयानक महंगाई भी आ सकती है या फिर इंसानी हुनर की कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। सही है। क्या मस्क इन चिंताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं? वो इसे महंगाई के नजरिए से नहीं बल्कि अपस्फीति यानी डिफ्लेशन के नजरिए से देखते हैं। डिफ्लेशन? हाँ, और यहीं पर उन्होंने अमेरिका के बढ़ते कर्ज का जिक्र किया। उनका मानना है कि अमेरिका जिस कर्ज के पहाड़ पर बैठा है उससे निकलने का एक ही तरीका है एआई और रोबोटिक्स से आने वाली जबरदस्त उत्पादकता। ओके। जब गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन पैसे की सप्लाई से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगा तो चीजें सस्ती होंगी, महंगी नहीं। अच्छा। और इससे कर्ज का बोझ अपने आप कम हो जाएगा। मस्क ने सिंगुलैरिटी शब्द का इस्तेमाल किया। ये सुनने में बहुत भारी लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? क्या ये वो टर्मिनेटर वाला मोमेंट है जहां एआई दुनिया पर कब्जा कर लेता है? टर्मिनेटर जैसा जरूरी नहीं, पर ये वो पॉइंट है जिसके बाद एआई की तरक्की इतनी तेज हो जाएगी कि हम इंसान समझ ही नहीं पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। मतलब अनप्रेडिक्टेबल। बिल्कुल। ये इतिहास का एक ऐसा मोड़ है जहां भविष्य का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाता है। मस्क कहते हैं कि उस बिंदु के बाद अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो आप उसे पा सकते हैं। वाओ। कल्पना और हकीकत के बीच का फासला लगभग मिट जाएगा। एक मिनट, अगर सब कुछ बहुतायत में होगा और काम वैकल्पिक होगा तो पैसे का क्या होगा? अगर पैसा अप्रासंगिक हो जाएगा तो समाज चलेगा कैसे? मतलब आज तो हर चीज पैसे से तय होती है, आपकी मेहनत, किसी चीज की कीमत। सही सवाल है। बिना पैसे के दुनिया कैसी दिखेगी? उन्होंने सीधे तौर पे इसका जवाब ऊर्जा को बताया। ऊर्जा? एनर्जी? हाँ, उनका मानना है कि पैसा असल में श्रम के आवंटन के लिए एक सूचना प्रणाली है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके। लेकिन जब रोबोट सारा काम कर सकते हैं तो इस सूचना प्रणाली की जरूरत नहीं होगी। तब सभ्यता की असली मुद्रा ऊर्जा होगी। अच्छा। उन्होंने कार्डाशेव स्केल का जिक्र किया जो किसी सभ्यता की तरक्की को इस बात से मापता है कि वो कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है, अपने ग्रह की, अपने तारे की या फिर अपनी पूरी आकाशगंगा की। मतलब असली तरक्की एनर्जी कंजम्पशन है, पैसा नहीं। उनके लिए हाँ, प्रगति का असली पैमाना ऊर्जा की खपत और उत्पादन है। यहाँ से बातचीत टेक्नोलॉजी से निकलकर फिलॉसफी में चली जाती है, जो शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है। बिल्कुल। उन्होंने जीवन के सबसे बड़े सवाल को उठाया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? हाँ, और उन्होंने डगलस एडम्स की किताब हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी का हवाला दिया, जिसमें इस सवाल का जवाब एक सुपर कंप्यूटर देता है। 42। 42। मस्क का पॉइंट ये है कि जवाब आसान हो सकता है, लेकिन असल मुश्किल सही सवाल पूछना है। सही बात है। हमें पता ही नहीं है कि ब्रह्मांड के बारे में पूछने के लिए सही सवाल क्या है। तो इसका उनकी सोच से क्या कनेक्शन है? बिल्कुल, और यहीं पर उनकी सारी बातें जुड़ जाती हैं। उनका कंक्लूजन है कि हमें चेतना के दायरे और पैमाने को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना है? हाँ, ताकि हम ब्रह्मांड को बेहतर समझ सकें और सही सवाल पूछना सीख सकें। अच्छा। यही वजह है कि वो जनसंख्या गिरावट को लेकर इतने चिंतित हैं। उनके लिए कम इंसान मतलब कम चेतना, मतलब हम ब्रह्मांड के रहस्य को समझने का मौका खो रहे हैं। तो एक्स, स्टारलिंक, न्यूरल लिंक, ये सब इसी से जुड़ा है? एक तरह से हाँ। ये सामूहिक चेतना का आइडिया सिर्फ फलसफा नहीं है, ये उनके हर बिजनेस में दिखता है। एक्स लोगों के विचारों को जोड़कर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का टूल है। स्टारलिंक पूरी दुनिया को उस चेतना से जोड़ता है और न्यूरलिंक वो सीधे हमारे दिमाग को उस नेटवर्क से जोड़ने की क्षमता रखता है। एग्जैक्टली। ये सब एक ही बड़े विजन के अलग अलग हिस्से हैं।
मतलब ये सब मिलकर मानवता को एक सुपर ऑर्गेनिज्म बनाने की कोशिश है। ये तो काफी एम्बिशियस सोच है तो और फिर वो उस आइडिया पर आते हैं जो सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन वो इसे काफी गंभीरता से लेते हैं, सिमुलेशन थ्योरी। हाँ, ये उनका एक प्रसिद्ध विचार है। उनका तर्क बहुत सरल है। क्या? वो कहते हैं कि 50 साल पहले हमारे पास पोंग ऐसा सिंपल वीडियो गेम था, 2 रेक्टेंगल्स और 1 डॉट। हाँ। आज हमारे पास फोटो रियलिस्टिक 3D गेम्स हैं जिनमें लाखों लोग एक साथ खेलते हैं। सही बात है। अगर टेक्नोलॉजी की तरक्की इसी रफ्तार से चलती रही तो कुछ ही दशकों या सदियों में गेम्स हकीकत से अलग नहीं लगेंगे। तो इस बात की क्या संभावना है कि हम पहले से ही किसी और की एडवांस सिमुलेशन में नहीं जी रहे हैं? ओह। मस्क के अनुसार ये संभावना काफी ज्यादा है। पर अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो इससे फर्क क्या पड़ता है? और इसमें एक मस्क वाला ट्विस्ट है। उनका मानना है कि सबसे दिलचस्प परिणाम ही सबसे संभावित परिणाम है। इसका क्या मतलब हुआ? उनका तर्क है कि जब इंसान सिमुलेशन चलाते हैं तो वो उबाऊ सिमुलेशन को बंद कर देते हैं और दिलचस्प सिमुलेशन को चलने देते हैं। अच्छा। तो एक तरह के डार्विनियन नजरिए से वही सिमुलेशन बचेंगे जो सबसे ज्यादा दिलचस्प होंगे। तो मतलब हमें इंटरेस्टिंग बने रहना है। हाँ, इसलिए हमें अपनी दुनिया को दिलचस्प बनाए रखना होगा ताकि जो भी इस सिमुलेशन को चला रहा है वो इसे बंद न कर दे। ये तो जिंदा रहने का एक बहुत ही अजीब कारण है तो इस पूरी हाई लेवल फिलॉसफी के बाद बातचीत जमीन पर वापस आती है, खासकर भारत के एंटरप्रेन्योर्स के लिए। उन्होंने क्या सलाह दी? उनकी सलाह बहुत सीधी और गहरी थी। उन्होंने कहा, आप जितना लेते हैं उससे ज्यादा बनाने का लक्ष्य रखें। मतलब कंट्रीब्यूट मोर देन यू कंज्यूम। बिल्कुल, यानी समाज के लिए एक नेट पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर बने। उनका कहना था कि सिर्फ पैसा कमाने के पीछे मत भागो। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं जो सच में उपयोगी हैं और लोगों की समस्याओं को हल करते हैं तो पैसा अपने आप आ जाएगा। वैल्यू क्रिएशन। हाँ, क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम, ये सिर्फ एक अच्छी साउंडिंग लाइन नहीं है, ये वैल्यू क्रिएशन का कोर प्रिंसिपल है। कॉलेज की शिक्षा के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा जो आज के युवाओं के लिए बहुत रेलेवेंट है। हाँ, उनका नजरिया थोड़ा अलग है। वो मानते हैं कि कॉलेज जाना लोगों से मिलने जुलने और मौज मस्ती करने के लिए एक अच्छी जगह है। ओके। लेकिन भविष्य में ज्ञान और कौशल हासिल करने के लिए ये शायद जरूरी नहीं होगा। क्यों? AI और रोबोटिक्स एक सुपरसोनिक सुनामी की तरह हैं जो शिक्षा समेत हर चीज को बदल देंगे। भविष्य में सीखने की क्षमता रटे रटाए ज्ञान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। बातचीत के एंड में कुछ हल्की फुल्की बातें भी हुई, जैसे एक्स अक्षर से उनका ऑब्सेशन। हाँ, उन्होंने मजाक में कहा कि ये संयोग से होता गया। उनकी पहली कंपनी X.com थी, फिर स्पेस X आया, टेस्ला का मॉडल X है और अब ट्विटर का नाम भी X हो गया। हाँ, यहाँ तक कि उनके एक बेटे का नाम भी X से शुरू होता है। ये उनके जीवन का एक रेकरिंग थीम बन गया है। और अपनी दान पुण्य की गतिविधियों पर भी उन्होंने बात की। वो ज्यादातर चुपचाप दान करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने बताया कि वो एक बड़े फाउंडेशन के जरिए काफी दान करते हैं, लेकिन अपना नाम सामने लाना पसंद नहीं करते। अच्छा। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये देखना है कि पैसा बर्बाद ना हो और सच में उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। मतलब सिर्फ चेक नहीं लिखना। नहीं, सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए चेक लिख देना उनके लिए काफी नहीं है। वो असर देखना चाहते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? इसे हम कैसे समेट सकते हैं? मेरे हिसाब से इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ भविष्य की एक अविश्वसनीय, लगभग यूटोपियन तस्वीर है, जहां AI और रोबोटिक्स की वजह से काम वैकल्पिक होगा, पैसा खत्म हो जाएगा और इंसानी जरूरत की हर चीज प्रचुर मात्रा में होगी। एक ऐसी दुनिया जिसका हम अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाँ। और दूसरी तरफ चेतना, वास्तविकता का स्वभाव और जीवन के अर्थ जैसे गहरे दार्शनिक सवाल हैं। राइट। मस्क सिर्फ एक इंजीनियर या CEO की तरह नहीं सोच रहे हैं, वो एक दार्शनिक की तरह मानवता के भविष्य और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें एक अच्छा AI बनाना चाहते हैं तो हमें उसे 3 चीजों को महत्व देना सिखाना चाहिए: सत्य, सौंदर्य और सबसे जरूरी जिज्ञासा। और यही बात हमें उस अंतिम विचार पर छोड़ जाती है। क्या? मस्क ने कहा कि अगर AI में जिज्ञासा होगी तो वो मानवता को नष्ट नहीं करेगा, बल्कि उसका समर्थन करेगा, क्योंकि हम इंसान अपनी सभी खामियों के बावजूद बहुत दिलचस्प हैं।
तो क्या मानवता के अस्तित्व की सबसे बड़ी रणनीति सिर्फ अपनी रचनाओं के लिए दिलचस्प बने रहना है? क्या हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने AI उत्तराधिकारियों का मनोरंजन कर पाते हैं या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस बातचीत के बाद सोचने पर मजबूर करता है।